हर दिन अपनी ज़िंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, हर दिन अपनी ज़िंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा हो या ना हो पर एक आवाज़ तो दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब, पर एक शुरुआत तो दो। डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर जसराज डूडी, एक बार फिर हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर, जो है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। डियर स्टूडेंट्स, किसी की आन हो तुम, किसी की शान हो तुम, किसी की बान हो तुम, आन बान शान के परिचायक हो तुम, घर से अपने ख्वाबों को लेकर निकले हो तुम, तो कहो अपने आप से कि हर ख्वाब को पूरा करेंगे, एक से नहीं अनेक से करेंगे। नाउ लेट्स गो। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। बात करें ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा, कि आखिर है क्या जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसकी परिभाषा क्या है। तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक पदार्थों, उत्सर्गी पदार्थों तथा स्त्रावी पदार्थों को मनुष्य के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि मनुष्य के रक्त का संगठन। रक्त के संगठन की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है पीएच ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का जो पीएच की मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय, लाइट बेसिक, हल्का क्षारीय। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर तक। 5 से 6 लीटर का मतलब है कि मनुष्य के शरीर का लगभग 7 से 8% भार केवल रक्त के द्वारा गहन किया जाता है। फिर बात करें कलर ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के जो रंग है उसकी बात करें तो लाल। दोस्तों देखिएगा, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। मेरा भी खून लाल है, तेरा भी खून लाल है, कोई दुनिया में कमाल है तो दुनिया में कोई गुलाम है, ए खुदा तेरी दुनिया का बहुत बुरा हाल है, मेरा भी खून लाल है, तेरा भी खून लाल है। बात करें ब्लड की, तो ब्लड क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, नंबर 1 सॉलिड पोर्शन एंड नंबर 2 इज लिक्विड पोर्शन। बात करें सॉलिड पोर्शन की अथवा जो ठोस भाग है उसकी बात करें तो उसका उदाहरण है ब्लड प्लाज्मा, जो कि कंप्लीट ब्लड का लगभग 55% होता है, यानी कि 55%। देखिएगा रक्त की बात करें तो रक्त को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, नंबर 1 सॉलिड पोर्शन एंड नंबर 2 लिक्विड पोर्शन। सॉलिड पोर्शन की बात करें तो उसमें जो एग्जाम्पल है वो है ब्लड कॉर्पल्स, यानी कि रक्त कणिकाएं, जो कि टोटल ब्लड का लगभग 45% होती है। जबकि लिक्विड पोर्शन की बात करें तो लिक्विड पोर्शन का जो एग्जाम्पल है ब्लड में वो है प्लाज्मा। हमारे रक्त के अंदर लगभग प्लाज्मा 55%, कितना होता है दोस्तों, 55%। प से प्लाज्मा, प से 55%। रक्त में प्लाज्मा की टोटल जो मात्रा होती है वो होती है 55%। फिर देखिएगा नेक्स्ट, इसका जो प्लाज्मा का रंग होता है वो हल्का पीला, यानी कि लाइट येलो। प्लाज्मा की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो यह पारदर्शी माध्यम होता है। तो दोस्तों इसमें रटने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी ट्रिक है। देखिएगा, प वर्ड को पकड़ना है, प से प्लाज्मा और प से ही 55% और प से ही पीला और प से ही पारदर्शी। जो मनुष्य के रक्त में प्लाज्मा उपस्थित होता है यह लगभग टोटल ब्लड का 55% येलो कलर और पारदर्शी माध्यम होता है।
फिर हम लोग बात करें सॉलिड पोर्शन में रक्त कणिकाओं की, तो ये 45% के लगभग होती है। जो ब्लड कॉर्पस है वो मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 इज आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी एंड नंबर 3 इज प्लेटलेट्स। इसको हिंदी में रक्ताणु, श्वेताणु और बिंबाणु कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। उसके बाद में हम लोग ब्लड कॉर्पल्स, रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अब हमारी जो नई हेडिंग है वो होगी ब्लड प्लाज्मा, यानी कि जो रक्त में प्लाज्मा उपस्थित होता है उसकी बात करें तो प्लाज्मा। नॉर्मली प्लाज्मा क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। Number 1 is organic parts, and number 2 is inorganic parts. बात करें कार्बनिक पदार्थों की, तो कार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन उपस्थित होती है, जो कि 6 से 7% तक होती है। इसके अलावा बात करें हम लोग तो प्रोटीन के अलावा वसा, उसके अलावा कुछ एक प्रकार के हार्मोन भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 एल्बुमिन, नंबर 1 इज एल्बुमिन एंड नंबर 2 ग्लोबुलिन एंड नंबर 3 इज फाइब्रिनोजन। इन प्रोटीन के कार्य की बात करें तो एल्बुमिन प्रोटीन हमारे शरीर में परासरण दाब को कंट्रोल करती है, जबकि ग्लोबुलिन हमारे शरीर में इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा के निर्माण में सहयोगी है, जबकि फाइब्रिनोजन इंजरी के दौरान ब्लड के क्लॉट बनने में यानी कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। फिर इनऑर्गेनिक पदार्थों की बात करें जो कि रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, उनमें नंबर 1 पोटेशियम आयन, नंबर 2 कैल्शियम, इसके अलावा मैग्नीशियम, इसके अलावा क्लोराइड आयन और इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन भी उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा का जो मेजर पोर्शन होता है वो वाटर यानी कि जल होता है, जिसकी मात्रा प्लाज्मा में मैक्सिमम 90 से 92% उपस्थित होती है। यही जो वाटर है वो प्लाज्मा को लिक्विड फॉर्म में, प्लाज्मा को तरल भाग में रखने का कार्य करता है, और यही तरल भाग है ये ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब और इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम यानी कि रक्त के आयतन का रेगुलेशन करने का कार्य करती है। हमारे शरीर में बीपी की जो वैल्यू है वो नॉर्मली 120/80 mm ऑफ Hg होती है। इस पर कंट्रोल रखने का कार्य यानी कि कांस्टेंट रखने का कार्य प्लाज्मा में उपस्थित वाटर के द्वारा संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट्स ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड कॉर्पल्स, रक्ताणुओं के बारे में बात करें। नंबर 1 आरबीसी, फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, जबकि डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वाइट ब्लड कॉर्पल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और नंबर 3 जो है वो है प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। तो देखिएगा, रक्त अथवा ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो ठोस भाग है यानी कि सॉलिड पोर्शन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी एंड नंबर 3 प्लेटलेट्स। बात करें आरबीसी की तो फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स, डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड कॉर्पल्स, जबकि इसको कई बार थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉलिड पोर्शन यानी कि ठोस जो भाग है उसका पहला भाग यानी कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स। तो देखिएगा दोस्तों, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय इरिथ्रोसाइट, इसे इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो न्यूक्लियस है आरबीसी के अंदर अथवा केंद्रक की बात करें तो न्यूक्लियस अथवा केंद्रक आरबीसी में
अनुपस्थित होता है, यानी कि अब्सेंट होता है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। बात करें हीमोग्लोबिन की तो हीमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन नामक दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। जो हिम है इसमें आयरन उपस्थित होता है तथा यही लाल रंग देने का कार्य करता है, जबकि ग्लोबिन है ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है तथा यह हीमोग्लोबिन की फंक्शन का कार्य करती है। अब देखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में अधिक से अधिक रक्त का निर्माण करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आयरन यानी कि फेरस युक्त आयनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे पालक और एप्पल। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के जो टिश्यूज यानी कि ऊतक है, उन ऊतकों तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग बात करें आरबीसी की तो दोस्तों यह सवाल सबसे पहले उठता है कि आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है। आरबीसी के निर्माण के अंदर दो पॉइंट है जो कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था यानी कि फिटल स्टेज की बात करें तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण है वो यकृत और पलिया में, यकृत पलिया इसके अलावा थाइमस ग्रंथि में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंपटीशन में पूछा जाता है, नीट के अंदर पूछा गया था ये सवाल कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो देखिएगा बेटा, यकृत पलिया और थाइमस ग्रंथि में आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में होता है। अब बात करें हम लोग वयस्क अवस्था की यानी कि एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में होता है। अब देखिएगा लाइफ टाइम ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो लगभग यह 120 दिन तक सर्वाइव करती है। फिर क्वेश्चन यह उठता है कि उसके बाद आरबीसी का क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, जो पुराने तथा नष्ट हुए जो आरबीसी होते हैं वह पलिया के अंदर जाकर कंप्लीटली नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पलिया को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी कि नष्ट हुए जितने भी आरबीसी होते हैं ये सब कहाँ जाते हैं, स्प्लीन यानी कि पलिया में चले जाते हैं, पलिया में जाकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पलिया को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फंक्शन ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी के कार्य। तो नंबर 1 फंक्शन है कि हमारे शरीर में टिश्यूज तक ऑक्सीजन की सप्लाई का कार्य करती है। नंबर 2 कोशिकाओं के अंदर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है तो वेस्ट प्रोडक्ट का कार्य करती है, उसको टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करती है, यानी कि ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पल्स के बारे में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाई ल्यूकोसाइट। जो WBC है उसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात करें WBC की तो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आरबीसी में हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियस एब्सेंट था, जबकि WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। जबकि इसके शेप की बात करें अथवा आकार की बात करें तो ये चेंजेबल, WBC की जो आकार होता है वो परिवर्तनशील होता है, यानी कि अमोइबा के समान। जिस प्रकार से अमोइबा अपने आप के चेंज करता रहता है उसी प्रकार से WBC भी अपने आप को चेंज करती रहती है, अपने आप को परिवर्तित करती रहती है। कलर की बात करें तो ये कलरलेस होती है, रंगहीन
क्यों रंगहीन होती है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो अब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण ही WBC का रंग होता है वो रंगहीन होती है अथवा कलरलेस होती है। नॉर्मली WBC क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जनरली WBC को 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 ग्रेनुलोसाइट और नंबर 2 ए ग्रेनुलोसाइट्स। हम लोग बात करें WBC के ओरिजिन की अथवा WBC की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो WBC की उत्पत्ति भी रेड बोन मेरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में होती है। लेकिन लाल अस्थि मज्जा की माइलिनॉइड और रेटिकुलर सेल, माइलिनॉइड और रेटिकुलर कोशिकाओं के द्वारा WBC का प्रोडक्शन किया जाता है। फिर जीवन काल की बात करें यानी कि लाइफ टाइम ऑफ WBC, तो लगभग 4 to 7 से मैनी डेज तक हो सकता है। यानी कि इसका लाइफ टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है। लगभग 4 से 7 दिन तक इसको माना जाता है। फिर देखिएगा हमारे शरीर में WBC की कितनी मात्रा उपस्थित होती है, तो 4000 से लेकर लगभग 11000 पर क्यूबिक ऑफ mmHg। उसके बाद WBC के क्लासिफिकेशन की बात करें तो WBC mainly classified into 2 types। WBC को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 हमारा है ग्रेनुलोसाइट अथवा कणिकाणु एंड नंबर 2 इज ए ग्रेनुलोसाइट अथवा अकणिकाणु। जो ग्रेनुलोसाइट है इसकी परिभाषा की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट कोशिका का जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य है उसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स अथवा कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट में साइटोप्लाज्म में कण अनुपस्थित होते हैं यानी कि इनको अभिरंजित नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें अग्रेनुलोसाइट अथवा अकणिकाणु कहा जाता है। नंबर 1 हम लोग बात करें ग्रेनुलोसाइट की, तो ग्रेनुलोसाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 इओसिनोफिल्स एंड नंबर 2 बेसोफिल्स एंड नंबर 3 न्यूट्रोफिल्स। अब हम लोग बात करें एक ग्रेनुलोसाइट की, तो एक ग्रेनुलोसाइट को मुख्य रूप से केवल 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 लिम्फोसाइट एंड नंबर 2 इज मोनोसाइट। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इओसिनोफिल्स यानी कि नंबर 1 जो ग्रेनुलोसाइट है उसके बारे में। तो देखिएगा कोशिका द्रव्य में जो इओसिनोफिल्स है, इओसिनोफिल्स के कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं यानी कि जो कण पाए जाते हैं, उन कणों को एक एसिडिक डाई यानी कि अम्लीय रंजक है जिसका नाम होता है इओसिन। इस इओसिन के द्वारा इओसिनोफिल्स में उपस्थित कोशिका द्रव्य के कणों को स्टैन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें इओसिनोफिल्स कहा जाता है। फिर देखिएगा मनुष्य के शरीर में जो इओसिनोफिल्स की मात्रा होती है यह लगभग 1 से 4% तक होती है। फंक्शन ऑफ इओसिनोफिल्स की बात करें तो यह संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, इसके अलावा हमारे शरीर में जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन होती है यानी कि किसी प्रकार के एलर्जेंस अथवा डस्ट के कांटेक्ट में हम लोग आए हैं या किसी रोगजनक के कांटेक्ट में आए हैं तो उसके दौरान एलर्जिक रिएक्शन करने का कार्य इओसिनोफिल्स करती है। यानी कि इओसिनोफिल्स में एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। नेक्स्ट बेसोफिल न्यूट्रोफिल्स और एक ग्रेनुलोसाइट का जो अकणिकाणु का जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट भाग है इसको हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।